नमस्ते दुनियादारी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारत में आरक्षण व्यवस्था, इतिहास, तर्क और विवाद। अंडरस्टैंडिंग द रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया, हिस्ट्री, लॉजिक एंड कंट्रोवर्सी। ये एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं सेंसिटिव टॉपिक है। इंडिया का अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम मतलब दुनिया के सबसे पुराने और बड़े प्रोग्राम्स में से एक है ये। संविधान ने इसे हिस्टोरिकल इनजस्टिस को एड्रेस करने और सोशल इक्विटी लाने के लिए मतलब उसके लिए बनाया था। एससीज, एसटीज और ओबीसीज के लिए एजुकेशन में, सरकारी नौकरियों में, लेजिस्लेचर्स में सीटें डिजर्व करना। हाँ, मतलब आइडिया तो ये था कि ये हाशिए पर पड़े समुदायों को ऊपर उठाने के लिए एक टेम्परेरी मेजर होगा। लेकिन अब ये इंडियन डेमोक्रेसी का एक परमानेंट फिक्सचर बन गया है और इस पर मेरिट, इक्विटी, सोशल जस्टिस, बराबरी, इन सब पे जबरदस्त बहस चलती रहती है। तो आज का मिशन है इसके हिस्ट्री, लॉजिक, इम्पैक्ट और कंट्रोवर्सीज को समझना। जो भी जानकारी हमारे पास है उसके बेसिस पर चलिए शुरू करते हैं इसके इतिहास से। ये आज़ादी के पहले से चला आ रहा है ना? बिल्कुल। इसकी जड़ें तो कॉलोनियल पीरियड से भी जुड़ी हैं। हाँ, जाति आधारित भेदभाव और छुआछूत मतलब अनटचेबिलिटी के खिलाफ कोशिशें तो पहले से चल रही थीं। हजारों साल पुरानी ये जो जाति व्यवस्था थी, इसने समाज के एक बड़े हिस्से को शिक्षा से, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी से और यहाँ तक कि बेसिक ह्यूमन डिग्निटी से भी दूर रखा था। हाँ, जैसे वो पूना पैक्ट था 1932 का, डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच। उसमें कुछ राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात हुई थी शायद। सही। पूना पैक्ट में डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जगह जॉइंट इलेक्टोरेट्स में ही रिजर्व्ड सीट्स पर सहमति बनी। तो ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन का एक शुरुआती रूप था, बिल्कुल। और इससे भी पहले 20वीं सदी की शुरुआत में कई रियासतें थीं, जैसे मैसूर, कोल्हापुर और प्रेसिडेंसीज थीं। उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए कुछ प्रेफरेंशियल पॉलिसीज लागू करना शुरू कर दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी कुछ सेफगार्ड्स थे माइनॉरिटीज और पिछड़े वर्गों के लिए। और संविधान बनाते समय डॉक्टर BR अम्बेडकर का क्या मानना था? वो तो खुद एक हाशिए के समुदाय से आते थे, उन्होंने ये सब झेला था। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि आरक्षण कोई दान या खैरात नहीं है। ये सदियों के सिस्टमैटिक ऑपरेशन का हर्जाना है, कंपेंसेशन है। ये जरूरी था ताकि एक जन्म आधारित समाज में जेन्युइन डेमोक्रेसी आ सके, जहां सबको बराबरी का मौका मिले, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तब क्या व्यवस्था बनी? आरक्षण को कैसे जगह मिली उसमें? संविधान ने आरक्षण को एक फंडामेंटल फीचर बनाया, गणतंत्र की एक बुनियादी विशेषता। इसमें कई इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कह सकते हैं। जैसे आर्टिकल 15(4) है, जो सरकार को सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, एससीज और एसटीज की उन्नति के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने की इजाजत देता है। अच्छा, फिर आर्टिकल 16(4) है, जो कहता है कि सरकारी नौकरियों में जिन पिछड़े वर्गों का रिप्रेजेंटेशन अपर्याप्त है, उनके पक्ष में आरक्षण किया जा सकता है। आर्टिकल 46 है, जो राज्य को निर्देश देता है कि वो कमजोर वर्गों, खास तौर पर एससीज और एसटीज के एजुकेशनल और इकोनॉमिक हितों को बढ़ावा दे। और आर्टिकल्स 330 से 332 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससीज और एसटीज के लिए सीटें रिजर्व करते हैं। एक और है आर्टिकल 335, जो कहता है कि एससी/एसटी के दावों को ध्यान में रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी भी मेंटेन करनी है। तो शुरुआत में क्या व्यवस्था थी? कितना था कोटा? शुरू में शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए 15% और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 7.5% आरक्षण था। और दिलचस्प बात यह है कि इसे सिर्फ 10 साल के लिए मतलब 1960 तक लाया गया था, ऐसा सोचा गया था। पर तब से ये लगातार एक्सटेंड होता रहा है, हर 10 साल में। और समय के साथ इसमें बदलाव भी आए। मंडल कमीशन एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, शायद वो काफी सुना है। हाँ, बिल्कुल। 1980 में बीपी मंडल की अध्यक्षता वाले पिछड़ा वर्ग आयोग ने मतलब मंडल कमीशन ने मौजूदा एससी/एसटी कोटे के अलावा अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। जब इसे 1990 में वीपी सिंह सरकार ने लागू किया तो देश भर में काफी विरोध प्रदर्शन हुए, हिंसक आंदोलन भी हुए। वो एक बड़ा सोशल और पॉलिटिकल चर्न था उस वक्त। फिर प्रमोशन में आरक्षण की बात भी आई, नौकरियों में। हाँ, वो 1995 में 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 77th संवैधानिक संशोधन से आया। इसने एससीज और एसटीज के लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति मतलब प्रमोशंस में आरक्षण की अनुमति दी, ताकि वो सिर्फ एंट्री लेवल पे ही ना अटके रह जाए, जिसे अक्सर ग्लास सीलिंग इफेक्ट कहते हैं ना,
उसको तोड़ने के लिए। अच्छा, और इसका दायरा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस तक भी बढ़ा, एजुकेशन में? जी बिल्कुल। 2005 में एक और संशोधन हुआ, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसने सरकार को प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी आरक्षण लागू करने की शक्ति दी। मतलब इसका दायरा काफी बढ़ गया इससे। और सबसे हालिया है EWS कोटा, जो आर्थिक आधार पर है। ये तो बिल्कुल नया है, सापेक्षिका। एग्जैक्टली। सही कहा। 2019 का 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसने जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% आरक्षण इंट्रोड्यूस किया। ये पहली बार था कि आरक्षण का आधार सीधे तौर पर आर्थिक रखा गया, जाति नहीं। और हाँ, इससे कुल आरक्षण बढ़कर 59.5% हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट की पहले तय की गई 50% लिमिट को इफेक्टिवली तोड़ता है। एक क्रीमी लेयर की अवधारणा भी है, वो क्या है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में ये क्रीमी लेयर सिद्धांत पेश किया था। इसके तहत ओबीसी श्रेणियों के भीतर जो संपन्न वर्ग हैं, एफ्लुएंट सेक्शंस, उन्हें आरक्षण के लाभों से बाहर रखा गया है ताकि फायदा ज्यादा जरूरतमंदों तक पहुंचे। ये सोच थी। हालांकि ये सिद्धांत SC/ST श्रेणियों पर लागू नहीं होता है। ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका एवोल्यूशन, कैसे ये यहाँ तक पहुँचा। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? मतलब आरक्षण क्यों जरूरी माना गया? इसका रैशनल क्या है? इसके पीछे कई मजबूत सैद्धांतिक आधार है, थ्योरेटिकल फाउंडेशंस कह सकते हैं। पहला है कॉम्पेंसेटरी जस्टिस, क्षतिपूरक न्याय। मतलब आरक्षण सदियों से चले आ रहे ऐतिहासिक अन्यायों की भरपाई का एक तरीका है, जैसे शिक्षा से, संपत्ति के अधिकार से, सोशल मोबिलिटी से वंचित रखा गया। जिन समुदायों को पीढ़ियों से रोका गया, वो बिना सुधारात्मक उपायों के समान स्तर पर कम्पीट नहीं कर सकते। और लोकतंत्र में रिप्रेजेंटेशन का क्या? वो भी एक तर्क है। वो दूसरा आधार है, रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्लूजन, प्रतिनिधित्व और समावेशन। एक लोकतंत्र में समाज के सभी वर्गों का डिसीजन मेकिंग बॉडीज में प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। आरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि हाशिए पर पड़े समुदायों की शासन और पॉलिसी मेकिंग में आवाज हो, उनकी बात सुनी जाए। एक और तर्क फॉर्मल बनाम सब्सटेंटिव इक्वालिटी का दिया जाता है, ये थोड़ा समझाएंगी? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब है सभी के साथ समान व्यवहार करना, एकदम एक जैसा। लेकिन सब्सटैंटिव इक्वालिटी यानी वास्तविक समानता मानती है कि समान परिणाम प्राप्त करने के लिए लोगों के अलग-अलग शुरुआती बिंदुओं के आधार पर उनके साथ अलग व्यवहार करने की जरूरत हो सकती है। आरक्षण सब्सटैंटिव इक्वालिटी को अपनाता है, ये स्वीकार करते हुए कि असमानों के साथ समान व्यवहार करना असल में असमानता को बनाए रखता है, उसे परपेचुएट करता है। अच्छा, और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस? चौथा आधार है सोशल जस्टिस फ्रेमवर्क। आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक संस्थानों में जो अंतर्निहित स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज है, उनको खत्म करना है और अधिक न्याय संगत समाज बनाने के लिए अवसरों और संसाधनों का पुनर्वितरण, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये तो हुई सिद्धांतिक बातें। जमीनी हकीकत, मतलब सामाजिक आर्थिक कारण, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिफिकेशंस क्या है? देखिए, ऐतिहासिक रूप से एजुकेशनल डिप्रिवेशन रही है, बहुत ज्यादा। इससे साक्षरता और स्किल्स में भारी अंतर पैदा हुआ। आज़ादी से पहले तो हायर एजुकेशन में SC/ST समुदायों का प्रतिनिधित्व लगभग शून्य था और पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी और सोशल कैपिटल की कमी ये एजुकेशनल डिसएडवांटेज को और बढ़ाती है। साइकिल बन जाता है एक तरह का। फिर है इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, आर्थिक हाशियाकरण। जाति आधारित व्यवसायों ने आर्थिक अवसरों को सीमित किया, संपत्ति के स्वामित्व और पूंजी संचय का अभाव रहा, व्यापार नेटवर्क से बाहर रखा गया। आज भी आरक्षित श्रेणियों में गरीबी दर लगातार ज्यादा है। सामाजिक भेदभाव भी एक बड़ा फैक्टर है ना? निश्चित रूप से। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी भले ही कानूनी रूप से समाप्त हो गई हो, अनौपचारिक रूप से जारी है कई जगहों पर। सामाजिक बहिष्कार, हाउसिंग और एम्प्लॉयमेंट में भेदभाव आम है। अंतरजातीय विवाहों की कमी सामाजिक बाधाओं को बनाए रखती है। ये सब रियलिटीज हैं। और अंत में पॉलिटिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन, राजनीतिक अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। आरक्षण के बिना कई निर्वाचन क्षेत्रों में संख्यात्मक अल्पसंख्यक होने और पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए संसाधनों की कमी के कारण हाशिए के समुदायों का विधायिका और डिसीजन मेकिंग बॉडीज में रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर होता।
क्या इसका कोई विकासात्मक तर्क, डेवलपमेंटल आर्ग्यूमेंट भी है, मतलब देश के विकास से जुड़ा? हाँ, समर्थक ये तर्क देते हैं कि हाशिए पर पड़े समुदायों का उत्थान समग्र राष्ट्रीय विकास को गति देता है। ह्यूमन कैपिटल का उपयोग बढ़ता है, कंज्यूमर मार्केट्स बढ़ते हैं, सामाजिक तनाव कम होते हैं, समुदायों के भीतर रोल मॉडल्स बनते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी के जो चक्र हैं वो टूटते हैं। तो ये डेवलपमेंटल आर्ग्यूमेंट भी है। ओके, तो ये सब कारण है इसके पीछे। अब ये लागू कैसे होता है? करंटली इसका ढांचा कैसा है? केंद्र सरकार में क्या स्थिति है? केंद्र सरकार में, जैसा हमने बात की, शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5%, अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के लिए 27% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। तो कुल मिला के 59.5%। और राज्यों में क्या ये अलग अलग होता है? आपने बताया था थोड़ा। हाँ, राज्यों को 50% की सीमा अब ईडब्ल्यूएस के साथ प्रभावी रूप से 60% के भीतर ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने की स्वायत्ता है। इससे काफी स्टेट लेवल वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जैसे तमिलनाडु में 69% है, जिसे उन्होंने 9वीं अनुसूची में रखकर सुरक्षित किया हुआ है। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए अलग प्रतिशत है, जो खैर लीगल चैलेंजेस के अधीन रहा है। कर्नाटक में विभिन्न ओबीसी उप श्रेणियों के लिए अलग आरक्षण है। तो ये काफी वेरिड है स्टेट लेवल पर। ये आरक्षण किन सेक्टर्स में लागू होता है? मतलब कहाँ-कहाँ मिलता है? मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में सेक्टर्स कवर्ड कह सकते हैं। पहला, शिक्षा, एजुकेशन, सरकारी और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में सीटें, प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे मेडिसिन, इंजीनियरिंग, लॉ में एडमिशन, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और आईआईटीज, आईआईएम्स में प्रवेश, स्कॉलरशिप्स और फी वेवर्स। दूसरा, सरकारी रोजगार, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती, सरकारी सेवाओं में पदोन्नति, SC/ST के लिए आयु सीमा, योग्यता आवश्यकताओं और सिलेक्शन क्राइटेरिया में छूट। और तीसरा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, स्थानीय निकायों जैसे पंचायतों और नगरपालिकाओं में आरक्षण, और इन आरक्षित सीटों के लिए रोटेशन सिस्टम भी होता है। क्या ये हर जगह लागू है, जैसे प्राइवेट सेक्टर में या हायर जुडिशरी में, सेना में? नहीं, इसका कार्यान्वयन पार्शल है, पूरी तरह से नहीं। प्राइवेट सेक्टर में कोई अनिवार्य आरक्षण नहीं है। हाँ, कुछ कंपनियां स्वैच्छिक पहल, वॉलंटरी इनिशिएटिव्स लेती हैं डाइवर्सिटी को लेकर। हायर जुडिशरी में, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में, कोई आरक्षण नहीं है। सेना के अधिकारी रैंक में, मिलिट्री ऑफिसर रैंक्स में, विशेषकर लड़ाकू भूमिकाओं में या तो सीमित है या कोई आरक्षण नहीं है। इसे लागू करने के तरीके और सेफगार्ड्स क्या हैं? जैसे वो जाति प्रमाण पत्रों का मुद्दा उठता है। हाँ, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए डिटेल्ड प्रोसीजर्स हैं। हालांकि जालसाजी, फौजरी एक समस्या बनी हुई है। सरकार एक रोस्टर प्रणाली, रोस्टर सिस्टम का उपयोग करती है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आरक्षण सभी प्रकार के पदों और स्तरों पर प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट हो। खाली रह गई आरक्षित रिक्तियों, मतलब बैकलॉग्स को अगले वर्षों में भरने का प्रावधान है। हालांकि इससे भी विवाद होता है कई बार। और जैसा पहले बताया, आयु सीमा में छूट दी जाती है, आमतौर पर SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल। परीक्षाओं में क्वालिफिकेशन मार्क्स कम किए जाते हैं और कंपेटिटिव एग्जाम्स में मल्टीपल अटेम्प्ट्स की अनुमति होती है। इतने वर्षों में 70 साल से ज्यादा हो गए, इसका प्रभाव क्या रहा है? कुछ सकारात्मक परिणाम, पॉजिटिव आउटकम्स दिखे? हाँ, बिल्कुल। कई पॉजिटिव आउटकम्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। एजुकेशनल एडवांसमेंट साफ दिखता है। हायर एजुकेशन में SC/ST का नामांकन नेग्लिजिबल स्तर से बढ़कर सिग्निफिकेंट संख्या तक पहुंच गया है। SCs के लिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER 1950 के दशक में 1% से भी कम था, जो हाल के वर्षों में लगभग 23% हो गया है। आरक्षित समुदायों के भीतर एक शिक्षित मध्यम वर्ग, एजुकेटेड मिडिल क्लास का निर्माण हुआ है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे मेडिसिन और इंजीनियरिंग में प्रतिनिधित्व बढ़ा है। इकोनॉमिक मोबिलिटी भी आई है। स्थिर सरकारी रोजगार ने आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। SC/ST समुदायों के भीतर मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ है। लाभार्थी समुदायों में अत्यधिक गरीबी कम हुई है। फॉर्मल क्रेडिट और फाइनेंशियल सर्विसेज तक पहुंच बढ़ी है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तो है ही, विधायिकाओं में महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व मिला है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से SC/ST प्रतिनिधि चुने जाते हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर SC/ST राजनीतिक नेताओं का उदय हुआ है। पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन में उनकी आवाज शामिल हुई है। और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी कुछ हद तक हुआ है। कास्ट हायरार्कीज को चुनौती मिली है।
समुदायों के भीतर रोल मॉडल्स बने हैं। एजुकेशनल और प्रोफेशनल सेटिंग्स में इंटर कम्युनिटी इंटरैक्शन बढ़ा है। राइट्स और लीगल प्रोटेक्शंस के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस आई है। इसका एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी है, ऐतिहासिक अन्यायों की संवैधानिक मान्यता और सुधारात्मक कार्रवाई के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता। लेकिन सब कुछ सकारात्मक नहीं हो सकता। सीमाएं और चुनौतियां, लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस क्या हैं, ये भी जरूरी है समझना। चुनौतियां भी गंभीर हैं, बिल्कुल। पहला है लिमिटेड कवरेज। SC/ST आबादी का अधिकांश हिस्सा अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर और कृषि में लगा हुआ है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण केवल एक छोटे प्रतिशत को प्रभावित करता है, क्योंकि सरकार कुल कार्यबल का लगभग 2% ही नियोजित करती है। प्राइवेट सेक्टर, जो 93% कार्यबल को नियोजित करता है, वो काफी हद तक आरक्षण के दायरे से बाहर है। सेल्फ एम्प्लॉयड और खेतीहर मजदूर तो लगभग अप्रभावित रहते हैं। दूसरा, विद इन ग्रुप इनइक्वालिटी, समूह के भीतर असमानता। अक्सर लाभ आरक्षित श्रेणियों के भीतर अपेक्षाकृत बेहतर वर्गों द्वारा, मतलब जो थोड़े प्रिविलेज्ड हैं विद इन द ग्रुप, उनके द्वारा ज्यादा प्राप्त किए गए हैं। व्यावहारिक रूप से सभी आरक्षित श्रेणियों में एक क्रीमी लेयर है, भले ही औपचारिक रूप से ये शब्द केवल OBCs पर लागू हो। कुछ उपजातियां लाभों पर हावी है। लाभ प्राप्ति में ग्रामीण शहरी विभाजन भी है। और गुणवत्ता बनाम मात्रा का सवाल, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। हाँ, ये भी एक चैलेंज है। आरक्षण के माध्यम से प्रवेश मिलना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या मार्गदर्शन की गारंटी नहीं देता है। कुछ संस्थानों में आरक्षित छात्रों की हाई ड्रॉप आउट दर देखी गई है। स्टिग्मेटाइजेशन, मतलब जो एक ठप्पा लग जाता है, वो परफॉर्मेंस और मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। कुछ संस्थानों में आरक्षित और सामान्य श्रेणी के छात्रों के बीच एक अंतर, एक खाई सी दिखती है। फिर इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज हैं। अपर्याप्त उम्मीदवारों या प्रशासनिक अक्षमता के कारण आरक्षित रिक्तियां खाली रह जाती हैं, बैकलॉग्स बढ़ते जाते हैं। भर्ती के बाद आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के साथ भेदभाव की शिकायतें आती हैं। अपर्याप्त तैयारी और सपोर्ट सिस्टम्स की कमी है। और सबसे बड़ी चिंता शायद परपेचुएशन की है, स्थायीकरण। जो अस्थायी उपाय था वो स्थायी होता जा रहा है, जिसकी कोई स्पष्ट निकास रणनीति, एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं दिखती। इसे वापस लेना या सुधारना राजनीतिक रूप से लगभग असंभव हो गया है। लाभार्थियों के लिए इसे परिष्कृत करने के बजाय नए समूहों तक इसका विस्तार करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये तो है। Here's where it gets really interesting. इस व्यवस्था पर विवाद बहुत हैं। Controversies and debates. सबसे आम है योग्यता का तर्क, द मेरिट आर्ग्यूमेंट। ये तो हमेशा सुनने में आता है। हाँ, ये सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है हाँ, क्रिटिक्स का। आलोचकों का कहना है कि आरक्षण योग्यता आधारित चयन, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन से समझौता करता है। आरक्षित श्रेणियों के लिए कम कट ऑफ अंक संस्थागत गुणवत्ता, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी को प्रभावित करते हैं। सक्षम, डिजर्विंग सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को अवसर से वंचित किया जाता है और इससे देश की इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस प्रभावित होती है, ये तर्क दिया जाता है। इसके जवाब में क्या तर्क दिए जाते हैं? काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या है? प्रत्युत्तर ये है कि योग्यता, मेरिट स्वयं सामाजिक रूप से निर्मित है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है, जो अक्सर मौजूदा विशेषाधिकारों, एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस को दर्शाती है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स अवसर मापते हैं, ना कि अंतर्निहित क्षमता, इनेट एबिलिटी। विविधता, डाइवर्सिटी स्वयं संस्थागत गुणवत्ता को बढ़ाती है। अलग अलग पर्सपेक्टिव आते हैं। ऐतिहासिक डेटा दिखाता है कि अवसर मिलने पर आरक्षित श्रेणी के छात्र भी तुलनीय प्रदर्शन करते हैं। और योग्यता की परिभाषा में केवल वर्तमान प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि क्षमता, पोटेंशियल को भी शामिल किया जाना चाहिए। ये काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं। 50% सीमा का विवाद भी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीमा तय की थी, जैसा आपने बताया। हाँ, इंदिरा सानी मामले 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया कि समानता बनाए रखने के लिए आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसे लॉ ऑफ द लैंड बताया। लेकिन तमिलनाडु 69% आरक्षण बनाए रखता है क्योंकि वो 9वीं अनुसूची में है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन है। EWS कोटा ने प्रभावी रूप से राष्ट्रीय स्तर पर कुल आरक्षण को 59.5% तक पहुंचा दिया है। विभिन्न राज्य छूट मांग रहे हैं, कई समुदाय शामिल होने के लिए दबाव डाल रहे हैं। इससे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर सवाल उठते हैं। सामान्य वर्ग के लिए अवसरों की चिंता होती है और सीमा को खत्म करने बनाम सख्ती से लागू करने की मांगें उठती हैं। ये एक बड़ा लीगल और पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड है।
पहचान की राजनीति और वोट बैंक, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड वोट बैंक का आरोप भी लगता है कि पार्टियां इसका इस्तेमाल करती हैं। हाँ, ये क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है। आलोचना यह है कि आरक्षण का चुनावी लाभ इलेक्टोरल गेन्स के लिए एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। राजनीतिक दल बिना ठोस आर्थिक आधार के भी विस्तारित आरक्षण का वादा करते हैं। ये राजनीति में योग्यता आधारित विमर्श, मेरिट बेस्ड डिस्कोर्स को रोकता है। समुदाय वस्तुनिष्ठ पिछड़ेपन के बजाय राजनीतिक लामबंदी के आधार पर आरक्षण की मांग करते हैं। ये आरोप लगते हैं। इसका बचाव कैसे किया जाता है? डिफेंसिव पर्सपेक्टिव क्या है? रक्षात्मक दृष्टिकोण यह है कि राजनीतिक रूप से संगठित होना हाशिए के समुदायों का लोकतांत्रिक अधिकार है। आरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि हाशिए के समुदायों पर राजनीतिक ध्यान दिया जाए, उनकी उपेक्षा न हो। चुनावी राजनीति सामाजिक वास्तविकताओं को दर्शाती है। अगर समाज में जाति एक हकीकत है तो राजनीति में भी दिखेगी। एक और बड़ी बहस है जाति बनाम आर्थिक मानदंड, कास्ट वर्सेस इकोनॉमिक क्राइटेरिया। आधार क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक रेमेडी की आवश्यकता है। आर्थिक गरीबी अस्थायी हो सकती है, लेकिन जातिगत पहचान स्थायी होती है, वो जन्म से जुड़ी है। आर्थिक मानदंडों में हेरफेर किया जा सकता है, जैसे फर्जी आय प्रमाण पत्र, और आर्थिक उत्थान से सामाजिक भेदभाव गायब नहीं होता है। दलित करोड़पति को भी भेदभाव झेलना पड़ सकता है। और आर्थिक आधार के पक्ष में क्या तर्क हैं? आर्थिक आधार के पक्ष में तर्क है कि गरीबी जाति से परे है। पॉवर्टी कट्स अक्रॉस कास्ट्स। कई अगड़ी जाति के व्यक्ति भी आर्थिक रूप से वंचित हैं। यह योग्यता की आलोचना को एड्रेस करता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण इसी दिशा में एक प्रयास है, लेकिन जैसा हमने कहा वो भी विवादास्पद है कि क्या ये 50% सीमा का उल्लंघन है, क्या ये एससी, एसटी, ओबीसी के कोटे को डाइल्यूट करेगा वगैरह। क्या मिश्रित मॉडल्स, हाइब्रिड मॉडल्स भी सुझाए गए हैं? हाँ, क्रीमी लेयर की अवधारणा एक तरह का संतुलन बनाने का प्रयास करती है ओबीसीज के लिए। कुछ लोग विकास सूचकांकों के आधार पर क्रमिक कमी, फेजिंग आउट का सुझाव देते हैं। कई मानदंडों को मिलाकर देखने के प्रस्ताव हैं, जाति प्लस आर्थिक प्लस अन्य कारक जैसे शिक्षा, व्यवसाय वगैरह। और विस्तार की मांगे, एक्सपेंशन डिमांड्स, नई जातियां भी आरक्षण मांग रही हैं। ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। हाँ बिल्कुल, हरियाणा और राजस्थान में जाट, गुजरात में पटेल, महाराष्ट्र में मराठा, आंध्र प्रदेश में कापू समुदाय और कई अन्य तथाकथित प्रमुख जातियां या समुदाय या ओबीसीज जो एसटी का दर्जा चाहते हैं, आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इसके इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे हैं। मौजूदा लाभार्थियों के लिए लाभों का कम होना, 50% सीमा को लेकर संवैधानिक संकट, पिछड़ा कौन योग्य है इस पर सवाल, और आर्थिक बनाम सामाजिक पिछड़ेपन के मानदंड पर बहस और तेज हो जाती है। अंतर्राज्य प्रवासन, इंटरस्टेट माइग्रेशन इश्यूज और निजी क्षेत्र में आरक्षण, प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशंस को लेकर भी मुद्दे हैं। हाँ, आरक्षित श्रेणी के प्रमाण पत्र राज्य विशिष्ट, स्टेट स्पेसिफिक होते हैं। इससे शिक्षा या रोजगार के लिए माइग्रेशन में जटिलताएं आती हैं। केंद्र बनाम राज्य सूची का अंतर और अधिवास आवश्यकताएं, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट्स विवादास्पद हैं। निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर भी जोरदार बहस है। पक्ष में तर्क है कि ये सबसे बड़ा नियोक्ता है, सामाजिक न्याय की जिम्मेदारी कॉरपोरेट्स की भी है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है। विपक्ष में तर्क है कि ये व्यावसायिक स्वायत्तता, बिजनेस ऑटोनॉमी के खिलाफ है, कॉम्पिटिटिवनेस को नुकसान पहुंचाएगा और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल होगा। दुनिया के अन्य देशों में अफर्मेटिव एक्शन कार्यक्रम कैसे हैं, अगर हम तुलना करें तो? अमेरिका में नस्लाधारित सकारात्मक कार्रवाई शिक्षा में थी, जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने काफी हद तक प्रतिबंधित कर दिया है। वहां कोई कोटा नहीं था, लेकिन समग्र प्रवेश प्रक्रिया में नस्ल को एक फैक्टर माना जाता था। ब्राजील में विश्वविद्यालयों में नस्ल और सामाजिक आर्थिक आधार पर कोटा है, लगभग 50% सीटें आरक्षित हैं। मलेशिया में जातीय मलेशियाई लोगों के पक्ष में भूमिपुत्रा नीति है, जो काफी कंट्रोवर्शियल रही है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के बाद ब्लैक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नीतियां लागू की गईं। तो भारतीय व्यवस्था की अनूठी विशेषताएं, यूनिक फीचर्स ऑफ इंडियन सिस्टम क्या है? ये दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाली 75+ वर्ष अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी है। सबसे व्यापक है, राजनीति, शिक्षा, रोजगार सब कवर करती है। जाति आधारित है, जो भारत की अनोखी सामाजिक संस्था है, संवैधानिक रूप से अनिवार्य है, सिर्फ एक नीति नहीं, और शायद सबसे बड़ी लाभार्थी आबादी वाली व्यवस्था है,
करोड़ों लोग इसके दायरे में आते हैं। ये सब इसे यूनिक बनाता है। तो आगे का रास्ता क्या है? व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? क्या सुधार, रिफॉर्म सजेशंस सुझाए जा रहे हैं? हाँ, कई मुख्य धारा के सुझाव हैं। एक है समयबद्ध कार्यान्वयन, टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब विकास संकेतों के आधार पर चरणबद्ध कमी, फेज आउट, या फिर पीढ़ी आधारित सीमाएं कि लाभार्थी परिवार एक्स पीढ़ियों के बाद बाहर निकले, या विशिष्ट समुदायों के लिए सनसेट क्लॉजेस। दूसरा, परिष्कृत लक्ष्यीकरण, रिफाइंड टारगेटिंग, सभी श्रेणियों में क्रीमी लेयर बहिष्करण को मजबूत करना, समान वितरण के लिए SC, ST, OBC के भीतर उपवर्गीकरण, सब कैटेगराइजेशन करना, सामाजिक आर्थिक आंकड़ों के आधार पर पीरियोडिक रिव्यू करना। तीसरा, आर्थिक मानदंडों का एकीकरण, इकोनॉमिक क्राइटेरिया इंटीग्रेशन, जाति को आर्थिक संकेतों के साथ जोड़ना, एक प्रोग्रेसिव सिस्टम बनाना जिसमें आरक्षित श्रेणियों के भीतर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए उच्च लाभ हो, मेरिट कम मीन्स अप्रोच अपनाना। चौथा, गुणवत्ता वृद्धि, क्वालिटी एनहांसमेंट, सिर्फ कोटा नहीं, भर्ती पूर्व तैयारी पर ध्यान देना, जैसे कोचिंग, मेंटरशिप, फाउंडेशन कोर्सेज और ब्रिज प्रोग्राम्स चलाना, प्रवेश के बाद सपोर्ट सिस्टम्स देना, संस्थानों के भीतर भेदभाव को एड्रेस करना, लिंग, जेंडर को एड्रेस करना, विकलांगता, डिसेबिलिटी आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करना, भौगोलिक पिछड़ेपन पर विचार करना, और छठा, निजी क्षेत्र की भागीदारी, प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट, स्वैच्छिक विविधता पहलों को प्रोत्साहित करना, समावेशी प्रथाओं के लिए टैक्स बेनिफिट्स देना, स्किल डेवलपमेंट के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना, डाइवर्सिटी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स लागू करना। ये कुछ सुझाव हैं। क्या कुछ वैकल्पिक दृष्टिकोण, ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स भी हैं इन मेन स्ट्रीम सजेशंस के अलावा? हाँ, कुछ यथास्थितिवादी स्टेटस को एडवोकेट्स हैं जो लगातार असमानताओं और भेदभाव को देखते हुए वर्तमान प्रणाली को बनाए रखने या विस्तारित करने का तर्क देते हैं। कहते हैं अभी जरूरत खत्म नहीं हुई है। कुछ कट्टरपंथी सुधारों की वकालत करते हैं, या तो केवल आर्थिक मानदंडों की ओर पूरी तरह से बदलाव, या पूरी आरक्षण प्रणाली को खत्म करना और उसके बदले सार्वभौमिक बुनियादी सेवाओं, यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज पर ध्यान केंद्रित करना। कुछ समुदाय विशिष्ट दृष्टिकोण सुझाते हैं, जैसे सबसे हाशिए पर पड़ी उपजातियों के लिए टारगेटेड विकास कार्यक्रम, मैला ढोने वालों, खानाबदोश जनजातियों पर विशेष ध्यान देना, सबसे पिछड़े क्षेत्रों का भौगोलिक लक्ष्यीकरण करना। क्या कुछ आंकड़े हैं जो प्रतिनिधित्व में कमी, रिप्रेजेंटेशन गैप्स को दर्शाते हैं? असलियत क्या है? हाँ, हाल के अनुमानित आंकड़े बताते हैं कि उच्च शिक्षा में SC छात्रों का प्रतिशत 15-16%, उनकी जनसंख्या 16.6% के करीब आ रहा है, लेकिन ST छात्रों 5-6% का, उनकी जनसंख्या 8.6% से काफ़ी कम है। विशेष रूप से प्रतिष्ठित संस्थानों में आरक्षण के बावजूद महत्वपूर्ण अंतर है। सरकारी नौकरियों में विशेष रूप से उच्च पदों ग्रुप A सर्विसेज पर SC/ST का प्रतिनिधित्व आवंटित कोटे से कम है। निजी क्षेत्र में उपस्थिति न्यूनतम है, शायद 5% से भी कम का अनुमान है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे गरीबी दर और संपत्ति का स्वामित्व सामान्य आबादी की तुलना में SC/STs के लिए बदतर है। सोशल इंडिकेटर्स जैसे अत्याचारों के मामले और अस्पृश्यता प्रथाओं का जारी रहना निरंतर पूर्वाग्रह दिखाते हैं। तो गैप्स तो हैं। बैकलॉग का क्या मुद्दा है? ये खाली सीटें? हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा है। कई सरकारी विभागों में आरक्षित रिक्तियां खाली पड़ी हैं। केंद्र सरकार में ही हजारों बैकलॉग पद हैं। कारण विविध है। अपर्याप्त योग्य उम्मीदवार मिलना, ऐसा कहा जाता है, प्रशासनिक देरी, पदों का उन्मूलन। इस पर विवाद है कि क्या खाली पद योग्य उम्मीदवारों की कमी का संकेत देते हैं या प्रणालीगत मुद्दों का, इम्प्लीमेंटेशन की खामियों का। अदालतों ने, जुडिशरी ने इस मुद्दे की व्याख्या कैसे की है? आपने इंदिरा साहनी का जिक्र किया, कुछ और ऐतिहासिक मामले, लैंडमार्क केसेस? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। जैसा मैंने कहा, कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं। M.R. बालाजी बनाम मैसूर राज्य 1963, जिसने स्थापित किया कि आरक्षण उचित होना चाहिए और 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये पहली बार कहा गया था। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992, इसने 50% सीमा को कानून का नियम बताया, OBCs के लिए क्रीमी लेयर लागू किया और कहा कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, जिसे बाद में संसद ने संशोधन कर बदल दिया।
नागराज मामला 2006, इसने पदोन्नति में आरक्षण के लिए राज्यों पर शर्तें लगाईं कि उन्हें पिछड़ापन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और समग्र दक्षता प्रभावित नहीं होगी, ये दिखाना होगा। जरनैल सिंह मामला 2018, इसने नागराज की कुछ आवश्यकताओं को नरम किया, पदोन्नति आरक्षण को आसान बनाया। ईवी चन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2005, इसमें कहा गया कि संसद ऐसी सूची के भीतर उपवर्गीकरण नहीं बना सकती जिसे बाद में चुनौती दी गई है और मामला बड़ी बेंच के पास है। तो न्यायपालिका का रुख कैसे विकसित हुआ है? क्या कोई ट्रेंड दिखता है? सुप्रीम कोर्ट सामाजिक न्याय के संवैधानिक जनादेश की पुष्टि करते हुए, अत्यधिक कोटा को रोकने के लिए सीमाएं स्थापित करते हुए, दक्षता और प्रतिनिधित्व को संतुलित करते हुए और बदलते सामाजिक संदर्भों पर प्रतिक्रिया देते हुए एक बारीक संतुलन, एक डेलिकेट बैलेंस बनाने की कोशिश करता रहा है। हालिया रुझान आरक्षण प्रावधानों की अधिक सहानुभूतिपूर्ण व्याख्या, मोर सिंपैथेटिक इंटरप्रिटेशन का सुझाव देते हैं, जो शायद प्रणालीगत भेदभाव की निरंतर मान्यता को दर्शाता है। समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? समाजशास्त्री और आर्थिक विश्लेषण क्या कहता है? जाति व्यवस्था की दृढ़ता पर, पहचान पर। आधुनिकीकरण और कानूनी उन्मूलन के बावजूद जाति व्यवस्था बनी हुई है। एंडोगैमी दरें बहुत उच्च हैं, 90% प्लस लोग अपनी जाति के भीतर शादी करते हैं। जाति आधारित हिंसा जारी है। रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन और ऑक्यूपेशनल कॉन्सेंट्रेशन बनी हुई है। सामाजिक नेटवर्क जाति आधारित हैं। ये दृढ़ता कई लोगों की नज़र में निरंतर क्षतिपूरक उपायों को सही ठहराती है, जबकि अन्य तर्क देते हैं कि आरक्षण जातिगत पहचान को भंग करने के बजाय मजबूत करता है, उसे सॉलिडिफाई करता है। पहचान और कलंक का क्या पहलू है? स्टिग्मा एंड आइडेंटिटी। लाभार्थियों को अक्सर कलंक, स्टिग्मा और आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट का सामना करना पड़ता है। आरक्षित श्रेणी का टैग एक पहचान मार्कर बन जाता है, जिसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ते हैं। अंतरजातीय तनाव और सामान्य श्रेणी के छात्रों में नाराजगी, रिजेंटमेंट देखी जाती है। आरक्षण से बने मध्यम वर्ग का क्या पैराडॉक्स है? मिडिल क्लास पैराडॉक्स। आरक्षण के माध्यम से SC/ST मध्यम वर्ग के निर्माण ने निश्चित रूप से रोल मॉडल्स और आकांक्षाएं पैदा की हैं, राजनीतिक नेतृत्व तैयार किया है, लेकिन इसने अंतर सामुदायिक अंतराल, इंट्रा कम्युनिटी गैप्स को भी चौड़ा किया है और अभिजात्य वर्ग द्वारा लाभ कब्जा, एलीट कैप्चर के आरोप लगे हैं, जिससे निरंतर पात्रता पर सवाल उठे हैं कि क्या इन्हें अब भी जरूरत है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो लागत लाभ विश्लेषण, कॉस्ट बेनिफिट, श्रम बाजार पर असर। लागत लाभ विश्लेषण बहुत बहस का विषय है और ऑब्जेक्टिवली मूल्यांकन करना मुश्किल है। लागतों में संभावित रूप से अधिक योग्य उम्मीदवारों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कार्यान्वयन की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, दक्षता हानि, एफिशिएंसी लॉस जो कि विवादित है, और सामाजिक तनाव शामिल हैं। लाभों में विस्तारित मानव पूंजी उपयोग, उत्थानित समुदायों से एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि, समावेशी विकास के माध्यम से सामाजिक स्थिरता और लोकतांत्रिक वैधता शामिल हैं। श्रम बाजार पर, विशेष रूप से सरकारी नौकरी बाजार पर इसका प्रभाव पड़ा है। फिस्कल इम्प्लीकेशंस भी हैं इसके। वैश्विक स्तर पर क्या सबक मिलते हैं? क्या काम करता दिखता है और भारत कितना विशिष्ट है? ग्लोबल लेसन्स एंड इंडियन स्पेसिफिसिटी। विश्व स्तर पर देखें तो समयबद्ध सकारात्मक कार्रवाई, जैसे अमेरिकी मॉडल था, सिर्फ प्रवेश के बजाय तैयारी पर जोर, आवधिक समीक्षा और सनसेट क्लॉजेस, पूरी श्रेणियों के बजाय सबसे वंचितों पर ध्यान केंद्रित करना और आर्थिक मानदंडों को शामिल करना, ये कुछ चीजें हैं जिन्हें ज्यादा स्वीकृति मिलती दिखती हैं। हालांकि भारतीय विशिष्टता, इंडियन स्पेसिफिसिटी बहुत महत्वपूर्ण है। जाति व्यवस्था की विशिष्टता, ऐतिहासिक गहराई और सामाजिक व्यापकता में इसका कोई वैश्विक समानांतर नहीं है। जनसंख्या का पैमाना करोड़ों में लाभार्थी हैं। लोकतंत्र की बाधाएं, राजनीतिक रूप से इसे वापस लेना लगभग असंभव है। संवैधानिक जुड़ाव, ये सिर्फ एक नीति नहीं, मौलिक संवैधानिक विशेषता है। और भारत की विविधता, जाति, धर्म, जनजाति, भाषा जैसी कई अतिव्यापी पहचान नीति को जटिल बनाती हैं। भारत केवल अन्य मॉडलों की नकल नहीं कर सकता, बल्कि उसे अपने अनूठे ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ को स्वीकार करते हुए अपना रास्ता बनाना होगा। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? देखिए, आरक्षण प्रणाली भारतीय लोकतंत्र में कुछ मौलिक तनावों, फंडामेंटल टेंशन्स का प्रतीक है। व्यक्तिगत योग्यता,
बनाम समूह न्याय, फॉर्मल इक्वालिटी बनाम सब्सटैंटिव इक्वालिटी, दक्षता बनाम समानता, संवैधानिक आदर्श बनाम राजनीतिक वास्तविकताएं और अस्थायी सुधार बनाम स्थायी अधिकार। ये सब टेंशन्स इस एक मुद्दे में दिखते हैं। तो मुख्य बातें की टेकअवेज क्या हैं? पहली, निरंतर आवश्यकता, कंटिन्यूड नेसेसिटी। लगातार भेदभाव और असमानता को देखते हुए लगता है कि किसी न किसी रूप में सकारात्मक कार्रवाई आवश्यक बनी हुई है। अभी इसे खत्म करने का समय शायद नहीं आया है। दूसरी, शोधन की आवश्यकता, नीड फॉर रिफाइनमेंट। वर्तमान प्रणाली को लक्ष्यीकरण में सुधार, अनपेक्षित परिणामों को कम करने और प्रभावशालिता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुधारों की आवश्यकता है। इसमें बहुत स्कोप है। तीसरी, आरक्षण से परे, बियॉन्ड रिजर्वेशंस। अकेले कोटा अपर्याप्त है। इसके साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, भेदभाव विरोधी कानूनों का सख्ती से प्रवर्तन, आर्थिक अवसर और सबसे जरूरी दृष्टिकोण में बदलाव होना चाहिए, माइंडसेट चेंज। चौथी, राजनीतिक चुनौती। तर्कसंगत नीतिगत चर्चाएं अक्सर चुनावी राजनीति और पहचान की लामबंदी से बाधित होती हैं। ये एक बड़ी बाधा है रैशनल रिफॉर्म्स में। पांचवी, दीर्घकालिक दृष्टि। अंतिम लक्ष्य एक ऐसा समाज होना चाहिए जहां जाति अप्रासंगिक हो जाए, लेकिन इसके लिए बहुपीढ़ीगत, मल्टी जेनरेशनल, निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। ये रातों रात नहीं होगा। तो एक संतुलित दृष्टिकोण, बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। न तो चरम स्थिति कि इसे तुरंत खत्म कर दो, और न ही दूसरी कि इसे अनिश्चित काल तक बिना सोचे समझे बढ़ाते रहो। भारत के हितों की सेवा करती है। एक मध्य मार्ग, मिडिल पाथ चाहिए, जिसमें शामिल हों सामाजिक न्याय के संवैधानिक जनादेश के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता, डेटा और परिणामों के आधार पर बुद्धिमान शोधन, भेदभाव, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आर्थिक अवसरों को संबोधित करने वाली पूरक नीतियां, राजनीतिक बयानबाजी से परे ईमानदार विमर्श, संशोधन की संभावना के साथ आवधिक समीक्षा और सभी हितधारकों को शामिल करते हुए सामुदायिक जुड़ाव। आरक्षण प्रणाली अपनी सभी खामियों और विवादों के बावजूद सामाजिक न्याय और समानता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। इसका भविष्य का विकास भारतीय लोकतंत्र, सामाजिक सामंजस्य और आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण रूप से आकार देगा। चुनौती इसकी परिवर्तनकारी क्षमता को संरक्षित करते हुए वैध चिंताओं को दूर करने में है, जिसके लिए समाज के सभी वर्गों से ज्ञान, करुणा और राजनीतिक साहस की आवश्यकता है। जाते जाते श्रोताओं के मन में एक सवाल छोड़ते हैं। क्या आरक्षण का जो अंतिम लक्ष्य है, यानी एक समतामूलक समाज जहां जन्म आधारित पहचान मायने ना रखे, उसे हासिल करने के लिए हमें आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था से आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है? और अगर हाँ, तो वो तरीके क्या हो सकते हैं जो जाति की पहचान को और मजबूत करने के बजाय उसे धीरे धीरे अप्रासंगिक बनाने में मदद करें? Okay, so we hope you liked today's discussion. For more such discussions on general studies topics, subscribe to our channel. धन्यवाद. जय हिंद.